नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में देखेंगे फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। गोधरा दंगे पर आधारित है ये फिल्म। अडानी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष का संसद में आज भी हंगामा। दोनों सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। आम लोग जाम से परेशान। पुलिस प्रशासन की सख्ती के आगे आखिरकार झुके यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय। कहा, बैन हटने के बाद जाएंगे संभल। बीजेपी ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति से देश को बर्बाद करने में जुटे विपक्षी। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश। दिल्ली में मुंबई तक बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे संसद भवन के बाल योगी ऑडिटोरियम में फिल्म देखेंगे। उनके साथ कई मंत्री और सांसद भी इस फिल्म को देखेंगे। मोदी पहले भी इस फिल्म की कई मौके पर तारीफ कर चुके हैं। फिल्म गोधरा कांड पर आधारित है और विक्रांत मैसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। पीएम ने तारीफ करते हुए साफ कहा था कि फेक नैरेटिव ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। अच्छी बात यह है कि सच्चाई सामने आ रही है। अडानी समूह पर लगे आरोपों और संभल हिंसा समेत कई विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण अब तक संसद के दोनों सदन ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। आज भी गतिरोध बरकरार रहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष मणिपुर हिंसा, अडानी मामले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और अजमेर शरीफ दरगाह विवाद के साथ ही मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहा था। संसद के दोनों सदनों में सरकार को कई अहम विधेयक पेश करने हैं, लेकिन विपक्ष के रवैये के चलते संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है। और विपक्ष द्वारा संसद में सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने पर भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि संसद किस लिए होता है कि नए नए बिल आते हैं, बिलों में संशोधन होता है, फिर उस पर बहस होती है, लेकिन बहस का मतलब शोर मचाना नहीं होता। उन्होंने कहा कि विरोध जताया जा सकता है, लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। ये बहुत निंदाजनक है। कितने करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का खर्च होता है संसद चलाने में, वो सब बेस जा रहा है, डाउन द ड्रेन जा रहा है। और जो विपक्ष है, जो चलने नहीं दे रहा है, वो क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि वो लोग जो उन्हें चुन के भेजते हैं उनके सामने ये एग्जाम्पल है कि वो देश की संसद को नहीं चलने देंगे। आपको जितना ये शोर शराबा जो भी कुछ करना है वो बाहर, मुझे लगता है, निपटा लेना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब निंदाजनक है मेरे हिसाब से। तो और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज हजारों किसान नोएडा से दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। एक दिन पहले ही किसानों और प्रशासन के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। फिलहाल किसानों के ऐलान के बाद नोएडा और दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है और बॉर्डर पर सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली आने वाले रास्तों पर भारी जाम लग गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जाम के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के दिल्ली आने को देखते हुए दिल्ली नोएडा सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग भी की गई है। सुबह से DND फ्लाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर पर भी यातायात बाधित हुआ है। किसानों के ऐलान के बाद पुलिस ने कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया है। चिल्ला बॉर्डर और कालिंदी कुंज से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लगी नजर आई। लोगों को सुबह से ही भीषण जाम का सामना करना पड़ा।
किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली और नोएडा पुलिस भी सतर्क नजर आ रही है। का जो आह्वान है उसके लिए किसानों के साथ हम लोग निरंतर वार्ता में हैं। कल भी 3 घंटे उनके साथ वार्ता करी गई। वार्ता के साथ साथ हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 3 टियर सिक्योरिटी प्लान हम लोगों ने तैयार किया है, जिसके तहत लगभग 5000 पुलिस के कर्मचारी अधिकारी इस वक्त विभिन्न रास्तों पर बैरियर लगा के चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहे हैं। किसानों के साथ भी हमारी वार्ता हो रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो बेहतर है। 5000 के आसपास पुलिस कर्मचारी अधिकारी हम लोगों ने लगाए हैं। 1000 के आसपास पीएससी के कर्मचारी अधिकारी लगे हैं। इसके अतिरिक्त वाटर कैनन, टीजी स्क्वाड, फायर और अन्य जो आनुषंगिक हमारी शाखाएं हैं वो सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लगी हुई है। हमें कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ किसान संगठन हैं जो कि जिन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और अभी जैसा कि आप जानते हैं पार्लियामेंट सेशन इन प्लेस है, तो फ़िलहाल उन्हें नई दिल्ली में एंटर करने की परमिशन नहीं दी गई है इस प्रोटेस्ट के लिए। तो इसी के लिए हमने भी अपनी तरफ से पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना आए और आम जनता को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को लखनऊ में पुलिस और प्रशासन ने रोक दिया। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने आज संभल के दौरा किया और इसका ऐलान किया और साथ ही जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पहले ही बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर अब 10 दिसंबर तक रोक लगाई है, जिसके तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि जनपद की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं जा सकते। इसके बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से संभल जाने की घोषणा की गई थी, जिसे पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद अब कांग्रेस ने एंट्री पर बैन हटने के बाद संभल जाने की बात कही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है, जो इनके डीसीपी हैं और इनके अधिकारियों ने, कि 10 तक प्रतिबंध है। 10 के बाद मैंने कहा कि जब प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा। इन्होंने कहा है कि हम 10 के पहले आपको अवगत करा देंगे, अवगत कराएंगे, हम जाएंगे। और उधर बीजेपी ने विरोधी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप जड़ा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस ने समाज को कमजोर बनाने का काम किया है। समाज को कमजोर बनाने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम और फिर नौटंकी करने का काम, तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम किया है और देश ने भारी कीमत चुकाई है। अन्यथा हमारा देश आज विकसित देश होता। कांग्रेस अगर उस बीच में अड़चन बनकर के सत्ता का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया होता। संभल में कोई दंगा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के 2 गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई किस्म के लोग आपस में लड़े और जो आपस में लड़े हैं उसमें ये नाटक क्यों कर रहे हैं? संभल में जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसको लेकर के बवाल किसने खड़ा करवाया? समाजवादी पार्टी के सांसद ने खड़ा करवाया। उस बवाल के बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक पक्ष के लोगों ने उसमें विवाद किया, बवाल किया और जब शांतिपूर्ण माहौल संभल का है तो उसको खराब करना चाहते हो। संभल हिंसा मामले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों द्वारा राजनीति नहीं करने की मांग की है। उनका कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट का जो निर्णय होगा उसका पालन करेंगे। संभल मामले को लेकर विपक्षी दल जो राजनीति कर रहे हैं ये उचित नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता शांति स्थापित करने को लेकर के है। माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। कल न्यायिक आयोग ने भ्रमण किया है। अपनी रिपोर्ट में वो जो भी कहेंगे हम निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं देगी सरकार। चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये वोटों की फसल काटने के लिए केवल इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हम हर स्थिति में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं मिलने वाली है।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जंतर मंतर पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन रखा गया है। इस प्रदर्शन का जायजा लिया हमारी संवाददाता ग्रीश निशाना ने। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया है। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कपिल खन्ना जी मौजूद है। बांग्लादेश की स्थिति से हम सब चिंतित हैं। बांग्लादेश की इस भयावह स्थिति के लिए वहां का प्रशासन जिम्मेवार है। ये बांग्लादेश को हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि एक बार फिर वहां तालिबानी राज आ जाए। वहां पर जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा ये षड्यंत्रपूर्ण ढंग से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। हमारे धार्मिक गुरुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और अब तो इसकी हद हो गई है। हमारे पूजनीय संतों को अरेस्ट किया जा रहा है। जंतर मंतर पर तमाम धर्मों के गुरु मौजूद हैं। लोकेश मुनि जी महाराज जी पहुंचे हुए हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से हमारी माता और बहनों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से हमारे इस्कॉन आदि संगठनों के प्रमुख धार्मिक प्रतिनिधियों को वहां पर गिरफ्तार किया गया है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है, ऐसे में कैसे चुप रह सकते हैं। तो आज भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सार्वधर्म संत एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। सामाजिक संगठन एकत्रित हुए हैं और भारत सरकार से भी मांग की है कि अगर बांग्लादेश उस पर अंकुश नहीं लगाता है तो ये बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने का समय आ गया है। हमारे साथ बनते संगप्रिय राहुल जी हैं। जब से सरकार नहीं आई बांग्लादेश में और सरकार आने के बाद हिंदुओं पर सनातनों पर आक्रमण चालू हो गया और हम लोगों ने जब पहली बार आक्रमण हुआ तो हम लोगों ने यही सोचा कि सरकार जब बदलती है तो छुटपुट घटनाएं होते रहते हैं और लेकिन बंद हो ही नहीं रहा है। छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार करना, हमारे जो मंदिर थे उनको तोड़ना, इस्कॉन के संतों को बंद कर देना, वहां नमो सुद्रा जो मुतवा समाज बंगाल के मंदिर है उसको तोड़ देना, ये बहुत हो रहा है। बहुत बर्दाश्त हम लोग कर लिए। बर्दाश्त करने के बाद हम लोगों ने जंतर मंतर पार रखा और 10 तारीख को हम एम्बेसी पे भी रख रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन किया गया है जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन मुनि तमाम जो गुरु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और काफी संख्या में लोग भी हिंदुओं के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर उतरे हुए हैं। तो एक अलग विरोध प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में ये लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं। कैमरामैन जगदेव सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मुंबई स्थित बांग्लादेश उप उच्चायुक्त के कार्यालय के सामने जागृतो बांग्ला संस्था के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। संस्था द्वारा उप उच्चायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्टी पवन त्रिपाठी ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं खत्म होता है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। हमले हो रहे हैं और उसको लेकर देश भर में अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी चल रहा है। इस वक्त हम मुंबई में हैं जहां पर जो बांग्लादेश हाउस है जो कि वहां का हाई कमीशन है वहां पर ज्ञापन देने के लिए जो जागृत बांग्ला है ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए थे। कई सारे लोग यहां पर आए थे। हमारे साथ पवन त्रिपाठी जो कि सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्टी भी है। किस तरीके का ज्ञापन आपने दिया? यह सब रुकना चाहिए, साधु संतों की रिहाई होना चाहिए। इसको लेकर के जागृतो बांग्ला का एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर से मिला और उनसे निवेदन किया है कि वहां पर बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों को अत्याचार को तुरंत रोकिए, नहीं तो भारतवर्ष में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आज ही ढाका में बात करेंगे, वहाँ की सरकार से बात करेंगे और वहाँ पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। त्रिपाठी जी, आज भी खबर आई कि 2 संतों को भी वहाँ पे अरेस्ट किया गया और इस तरीके के लगातार दमन का जो चक्र है वो वहाँ पर बेसिकली चल रहा है। ऐसे में आप बाकी किस तरीके से आगे इस जो प्रोटेस्ट है इस तरीके को आगे कैसे लेके जा रहे हैं? देखिए, यह एक कट्टरपंथी सोच है, चाहे वह पाकिस्तान हो चाहे वह बांग्लादेश हो। जहाँ पर भी इस्लामिक कट्टरपंथी सोच आया है वहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ में अत्याचार हुआ है। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं। इसलिए भारतवर्ष में भी हम सभी लोगों को मजबूती के साथ एकजुट रहना चाहिए। तो डिप्टी हाई कमिश्नर थे, उनसे आपकी बात हुई होगी, कैसा रहा उनका रुख कैसा रहा, क्या बोला उन्होंने? देखिए, उनकी सोच बांग्लादेश की सरकार की सोच ही कट्टरपंथी सोच है। तो इसको लेकर के हम सभी लोगों ने उनसे निवेदन किए हैं
कि आप हमारी मांग वो करिए, वहाँ पर मानवता की आप लोग सरकार बनाइए और मानवता उस सरकार में रखिए। यदि नहीं करेंगे तो हम लोग आगे विचार करेंगे क्या करना है। शुक्रिया। तो पवन त्रिपाठी जी जो कि बता रही थी कि जो डिप्टी हाई कमिश्नर है यहाँ पर बांग्लादेश के, उनसे उन्होंने मिले, पूरा प्रतिनिधिमंडल था बेसिकली, वो उनसे मिला और उनको अपनी बात कही कि किस तरीके से हिंदुओं का जो दमन चल रहा है, अल्पसंख्यकों का जो वहाँ दमन चल रहा है, उसको अविलंब वहाँ पर रोका जाए और जो ह्यूमन राइट्स है बेसिकली उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अपने सहयोगी कपिल के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। और आपके लिए नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया ने उनके खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सिसोदिया का कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के सक्षम अथॉरिटी से आवश्यक मंजूरी ईडी की ओर से नहीं ली गई, लिहाजा ट्रायल कोर्ट का चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि अगर अदालत में किसी आरोपी के खिलाफ सबूत ऐसी भाषा में रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसे वो समझता ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसे आरोपी को उसकी भाषा में समझाया जाना चाहिए। आरोपी के लिए उसका अनुवाद होना चाहिए। कोर्ट ने मर्डर के केस में आरोपी को बरी करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लीगल एंड ट्रायल कोर्ट के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने इस फैसले की कॉपी सभी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भेजने को कहा है। और भारत सरकार द्वारा गुवाहाटी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्देश्य भविष्य के नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में छात्रों और बच्चों की रुचि बढ़ाना है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। असम की राजधानी गुवाहाटी में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 30 नवंबर से शुरू हुआ महोत्सव मंगलवार तक चलेगा। IIT गुवाहाटी में आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य सभी के द्वारा विज्ञान के जश्न को मनाना है। यह महोत्सव अपने रचनात्मक कार्यक्रम और गतिविधियों के जरिए देश और विदेश के लोगों और वैज्ञानिक समुदाय को एक साथ आने और एक साथ काम करने का अवसर प्रदान कर रहा है। इस कार्यक्रम में पूरे देश के 4000 से अधिक छात्र शामिल हो रहे हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो बच्चों को साइंस के प्रति जागरूक करना और उनका इंटरेस्ट जगाना है कि वो फ्यूचर में विज्ञान के प्रति ज़्यादा उत्साहित रहें और विज्ञान के क्षेत्र में आने के लिए और ज़्यादा प्रयास करें। यह महोत्सव प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और इंटरेक्टिव सत्रों के जरिए विज्ञान समाज और नवाचार को सार्थक तरीके से जोड़ने का काम कर रहा है। इसके लिए महोत्सव के दौरान व्यस्त कार्यक्रम तैयार किया गया है। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑफ कोर्स मतलब हमारे नॉलेज इनलाइटमेंट में तो अच्छा था ही, और काफ़ी हम जैसे यंग स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्टार्टअप्स या आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो हमें उनका इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली में यहाँ पे दिखा था। और हमें लगता है कि हमारा जो टेक्निकल नॉलेज है या जो और है वो हम इनके साथ इंटीग्रेट करके मे बी इसको एक लार्जर स्केल पे ले जा सकते हैं। यहाँ पे जो लोग आए हैं दे आर फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, तो सीइंग की साइंस का एप्लीकेशन एंड सीइंग कि इंडिया कैन बी लीडर इन सच अ फील्ड इज रियली ग्रेट। एंड जिन भी इंस्टीट्यूट से लोग आए हैं द रिसर्च दे आर डूइंग उसका एक्सपोजर मिला हमें, एंड दैट्स रियली ग्रेट टू सी हाउ इंडिया इज डूइंग टुगेदर। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय आपस में विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। साथ ही साइंस बियॉन्ड बॉर्डर्स जैसे विषयों के माध्यम से वैश्विक सहयोग पर भी जोर दे रहा है। Definitely, we are hoping that the people will be motivated. If you look at the Chandrayaan success, we are showcasing with the moon, and we have the startup exhibition. A lot of young startups, including 35 startups from the Assam, showcased their companies and their product, everything here. Seeing that, the young people also will think, yes, we can also start a company. We can also do some innovations. That is the overall idea. इस विज्ञान महोत्सव के दौरान अलग अलग तरीके के थीम आधारित कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जिसमें चंद्रयान का संग्रहालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष प्रदर्शनी, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग समिट, प्रज्ञा भारत, विकसित भारत 2047 के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नई सीमाएं, SNT हैकथॉन और युवा वैज्ञानिक कॉन्क्लेव शामिल हैं। आने वाले समय में भारत को एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र बनाने के लिए तमाम वैज्ञानिक संस्थान इस फेस्टिवल में बच्चों के ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं तथा उनकी रुचि भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ अमित मुखर्जी, DD न्यूज, गुवाहाटी, असम।
और नई दिल्ली में आज से निर्वाचन आयोग के सालाना खेल सप्ताह की शुरुआत हुई। 7 दिसंबर तक चलने वाले इस खेल सप्ताह में 6 खेलों को शामिल किया गया है। इस बार पहली बार फुटबॉल के खेल को भी इसमें स्थान मिला है। प्रतियोगिता का उद्देश्य खेलकूद के माध्यम से कर्मचारियों के मानसिक दबाव को कम करना है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच में अपने लिए समय निकालना सबसे मुश्किल चुनौती है। फिर कार्य का रोजाना जिंदगी में युद्ध स्तर पर जारी रहना इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। लेकिन इसी समस्या का एक अक्स खेल कूद से जुड़कर आगे बढ़ना भी है और इसी बात को अपने अंदर समेटे निर्वाचन आयोग खुद को हर बार सामने लाता रहा है। दिल्ली के सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोमवार से निर्वाचन आयोग के सालाना खेल सप्ताह की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत 6 खेलों बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस को सामने रखा गया। निर्वाचन आयोग की कोशिश इन खेलों के माध्यम से कर्मचारियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और कार्य के प्रति बेहतर तरीके से वह खुद को सामने रख सके, इस उद्देश्य की पूर्ति करना है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही सारे कैरेक्टर्स को एक व्यक्तित्व में लेके आती है। वो कैसे खेल को खेलना है, कैसे डिसिप्लिन होना है, कैसे हार जीत की भावना को लेना है, हारने पर भी अगली तैयारी करनी है जीतने की, जीतने पर भी बहुत घमंड नहीं करना है, फिर टीम वर्क में खेलना है। तो ये सब चीज़ें सिखाती है स्पोर्ट्स और हम बहुत शिद्दत के साथ इसको हर साल मनाते हैं। वहीं कर्मचारियों में भी इस प्रतियोगिता को लेकर उत्साह चरम पर दिखा और सभी ने एक स्वर में माना कि इस तरह का आयोजन उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। पर्सनली ऐसा लगता है कि कमीशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें ये टीम वर्क की भावना को इम्प्रूव करता है, उसे आगे बढ़ाता है, एक दूसरे के साथ काम कैसे करना है और इतना वर्क प्रेशर में कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, फोकस करने में बहुत मदद करता है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ और हर साल और बढ़ के हमें हमारे लिए बहुत कुछ किया जाता है और बहुत मज़े आते हैं। पूरा एंजॉय करते हैं हम 7 दिन। मतलब लड़कियां लड़के सब अपने गेम में पूरा फोकस करते हैं। इससे हमारे इलेक्शन के आगे जब काम होता है तो उसमें हम पूरा दिल से काम करते हैं। ये प्रतियोगिता 7 दिसंबर तक चलेगी और इसमें लगभग 320 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें महिला खिलाड़ियों की भागीदारी भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है, जो महिला सशक्तिकरण की तस्वीर को भी सामने रखता है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस तरह के आयोजनों में हर साल खेलों की संख्या में बढ़ोतरी होती रहे, ताकि खेल के साथ फिटनेस और फिट मस्तिष्क के साथ बेहतर तरीके से कार्य को कार्यान्वित करने की शैली में तेजी आए। गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुके गत चैंपियन भारत ने रविवार को मस्कट में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में अर्शदीप सिंह की हैट्रिक की मदद से दक्षिण कोरिया को 8-1 से हराकर पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय टीम की ये प्रतियोगिता में चौथी जीत रही और इस जीत के बाद टीम के 12 अंक हो गए हैं। मैच में भारतीय टीम को 5 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिसमें से 2 को गोल में बदलने में टीम सफल रही। भारतीय टीम का सेमीफाइनल में सामना अब मंगलवार को मलेशिया से होगा। रेड बुल चालक मैक्स वर्स्टेपन ने कतर ग्रां प्री का खिताब अपने नाम कर लिया है। वर्स्टेपन के लिए ये जीत मैक्लरेन चालक लैंडो नॉरिस पर पेनाल्टी लगने के बाद बेहद नाटकीय तरीके से आई। वैसे मैक्स वर्स्टेपन 2024 का चैंपियनशिप खिताब पहले ही अपने नाम कर लिया है। वहीं फार्मूला 1 में वर्स्टेपन के करियर की ये 63वीं जीत रही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें, नमस्कार।